हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करवा रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर मैं आपको अब तक 3 केस करवा चुका हूँ, मतलब 3 टाइप करवा चुका हूँ। जो फर्स्ट टाइप थी वो बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी आपको और कहा जाता था कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। जो सेकंड केस था वो अंडर रूट वाला था, जिसके अंदर क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी रूट में होता था और कांस्टेंट टर्म भी रूट में होती थी। फिर इसके बाद मैंने केस नंबर 3 कराया। केस नंबर 3 के अंदर क्या होता था, जो हमारी मिडिल टर्म थी वो अंडर रूट के अंदर होती थी, रूट में होती थी। आज मैं आपको केस नंबर 4 करा रहा हूं। जो ये केस नंबर 4 है, इसके अंदर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है वो फ्रैक्शन में दी जाती है। तो सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, ए अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन क्यू एक्स प्लस सी अपॉन में आर। तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है ए अपॉन में बी। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या है, बी अपॉन में क्यू। जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, सी अपॉन में आर। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, भैया ये पी क्यू आर क्या है। पी क्यू आर डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमें जो ये डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अब मन में सवाल ये आता है, क्या भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म होती है। एक तो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली, एक होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली, एक होती है कांस्टेंट टर्म वाली। क्या इन सभी में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिखा होगा फ्रैक्शन में? हाँ, लिखा हो सकता है। इसमें भी वैरायटी होती है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में पी प्लस बी एक्स अपॉन में क्यू प्लस सी अपॉन में आर। जो ये मैं केस करा रहा हूँ ये फ्रैक्शन का केस है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कहाँ कहाँ क्या क्या केस बन सकते हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर ना दिया जाए, सेकंड और थर्ड थर्ड टर्म के नीचे डिनोमिनेटर दिया जाए। हो सकता है फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर दिया जाए, सेकंड टर्म के नीचे भी डिनोमिनेटर दिया जाए, कांस्टेंट के नीचे डिनोमिनेटर ना दिया जाए। ये भी हो सकता है फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर हो, सेकंड टर्म के नीचे ना हो और कांस्टेंट के नीचे डिनोमिनेटर हो। एक और केस हो सकता है शुरू की 2 टर्म के नीचे डिनोमिनेटर हो ही ना, कांस्टेंट के नीचे डिनोमिनेटर हो। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर ना हो, सेकंड टर्म के नीचे हो और सी के नीचे ना हो। ऐसा भी हो सकता है ए के नीचे डिनोमिनेटर हो, मतलब एक टर्म के नीचे डिनोमिनेटर हो, जो बाद की 2 टर्म है उनके नीचे डिनोमिनेटर ना हो। तो ये कुछ मल्टीपल केसेस हैं जो फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। तो इनके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन पर बेस में आपको एक एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गया, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखो डिनोमिनेटर किस किस के नीचे है। हमने देखा सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर है और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर है। देखो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होती है बेटा। कितनी टर्म होती है? 3। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये एक्स स्क्वायर वाली होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो ये एक्स वाली है इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, जो ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर कौन कौन सी टर्म के अंदर है। तो हमने देखा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के अंदर डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप एलसीएम लें। क्या लें? एलसीएम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने देखा हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन में 4। तो इसको पहले लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। 7 अपॉन में 2, यहाँ x ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 3 अपॉन में 4। अब जो भी डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लेते हैं। 1, 2 और 4 लेते हैं एलसीएम। 2 के टेबल में जाएगा 1 पे, 2 पे, ये गया 2 पे। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 4। हमारा एलसीएम क्या आया? 4। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं 4। अब देखो 1 के टेबल में 4 कब आता है? 4 पे। तो 4 को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर से। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पे। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 7x से। 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 पे। अब इसको सोल्व करो। 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस में
2 7 जा 14x प्लस 1 3 जा 3, ये आ गया अपोन में 4। देखो अब क्या करना है आपको, इस 4 को ऐसे साइड में रखना है और ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 1 अपोन में 4 ब्रैकेट के अंदर 8x² प्लस में 14x प्लस में 3। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और ये कांस्टेंट ऐसे ही साथ साथ चलता रहेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं ये आपको अच्छे से आता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 8, तो यहाँ पर पुट कर लो 8 मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो हमने यहाँ 3 कर लिया, 8 3 जा 24। फिर हम क्या करते हैं 24 के प्राइम फैक्टर करते हैं भैया, 12 पे 6 पे 3 पे 3 1 पे, तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 2 3 और 1। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है प्लस या माइनस करें तो क्या आए प्लस का 14। सबसे पहले बेटा हमें मिडिल टर्म लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारी क्या है प्लस की 14, तो हम प्लस माइनस करें तो हमारा प्लस का 14 आ जाए और हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्लस का 24 आ जाए। ऐसा नंबर ढूंढना है, प्लस माइनस करें तो प्लस का 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। ऐसे पेयर ढूंढने हमने, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। अब वो दो नंबर ढूंढेंगे कहाँ से, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर करा है वहां से, तो इनका यूज करते हुए हम दो नंबर बनाएंगे। तो वो दो नंबर क्या है देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो वो दो नंबर क्या है 12 और 2। क्यों, 12 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा 14, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 24। ठीक है, तो यहां पर अब उनको अरेंज करते हैं, 8x² प्लस में छोटा नंबर लिखेंगे पहले 2x प्लस में 12x प्लस में 3 ऐसे। अब हम ये देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो देख लेते हैं 1/4 अपना ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, 8x² प्लस में 2x, भैया इसमें 2x कॉमन नजर आ रहा है तो ले लो, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, एक x हमने ले लिया, एक x यहाँ बच गया, 2x हमने पूरा ही कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है 12x प्लस 3 में, भैया ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसमें 3 कॉमन है तो ले लो, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, 4x प्लस 1, तो ये ऐसे आ गया। अब आपको ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने देखा भैया 4x प्लस 1 यहाँ भी है, 4x प्लस 1 यहाँ भी है, तो लिख दो इसको, 1/4 अपना ऐसे ही रहेगा, 4x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो इस टर्म से क्या बचा सिर्फ 2x प्लस इस टर्म से क्या बचा सिर्फ 3, तो यही आपका आंसर है। तो जो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ये अभी अभी हमने साइड में निकाला 1/4 1/4 1/4 1/4, ये साथ साथ चलता है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर जो फ्रैक्शन वाला केस होता है, उसके अंदर जो आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा, सबसे पहले आपको उस फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, ऐसी जैसे मैंने करा है। मुझे उम्मीद है आपको फ्रैक्शन वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। आपने देखा कि भैया ये तो फ्रैक्शन में है, तो मैंने आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आप कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपने कहा हाँ भैया ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले y² है फिर y है फिर कांस्टेंट टर्म है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने बोला था फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप उसको एलसीएम से करिए, तो कर लेते हैं। 7y² अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, इसको 11y अपॉन में 3 लिख सकता हूँ, इसको 2 अपॉन में 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या है इन तीनों का एलसीएम लेंगे, किसका 1 का 3 का और 3 का। अब मैंने इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आया 3, क्या एलसीएम आया 3, चलो 3 लिख लेते हैं। 1 के टेबल में 3 कब आता है भैया 3 पे, तो इसको लिखो 3 7y² माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 × 11y माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 × 2,
3 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 21y² माइनस 1 को 11 से करा तो 11y, 1 को 2 से करा तो 2 अपोन में 3। अब आपको क्या करना है, 1 अपोन में 3 को ऐसे लिखना है। ये आ गया 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का पहला रूल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y², देखो क्या है भैया 21 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म क्या है विद साइन भैया -2, तो इसको ऐसे लिख लो। 21 को -2 से करेंगे तो क्या आएगा 42, इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 2 के टेबल में जाएगा 21 पे, 3 के टेबल में जाएगा 7 पे, 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है 3, 2, 3, 7 और 1। अब इसकी मिडिल टर्म देखो क्या है भैया -11, क्या है -11। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं प्लस या माइनस करें तो -11 आए, मल्टीप्लाई करें तो -42 आए, क्या आए -42 आए। और वो नंबर ढूंढने कहाँ से, हमने यहाँ से पेयर ढूंढना है, मतलब दो नंबर ढूंढने हमें ऐसे, प्लस या माइनस करूँ तो -11 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 42 आ जाए। वो दो नंबर क्या है बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो आ गया 14, 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो आ गया 3। वो दो नंबर क्या है 14 और 3, तो 14 को माइनस कर लो, 3 को प्लस कर लो। -14 प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा, क्योंकि 14 में से 3 जाएंगे तो -11 आएगा, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 आएगा। तो हमारी बात बन जाएगी यहाँ पर। तो वो दो नंबर क्या है -14 और 3, तो लिख लेते हैं 1/3 21y² -14y प्लस में 3y -2। ठीक है, 1/3। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन, अलग से कॉमन लेके दिखाऊं बेटा। 21y² -14y, इसमें क्या कॉमन है ये देखो, तो इसके अंदर भैया एक तो हमें साफ साफ y नज़र आ रहा है, प्लस ये 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 7 के टेबल में 21 3 पे, y 14 2 पे, बिल्कुल सही। अब यहाँ लिख लेता हूँ 7y 3y -2। अब विद साइन देखना इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है प्लस का 1, ये हो गया 3y -2। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भैया, इन दोनों टर्म में कॉमन है 3y -2। ठीक है, जब मैंने इस टर्म में से 3y -2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 7y प्लस में, इस टर्म में से 3y -2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 1, और ये 1/3 ऐसे ही है। तो ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ आ जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, 2x² + 5/3x -2। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो चेक करते हैं। हमने देखा इसके अंदर x² भी है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, और सभी टर्म क्या है सिस्टमेटिक वे में अरेंज भी है, तो इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 2x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको लिख सकता हूँ 5x/3, इसको लिख सकता हूँ -2/1, क्या लिख सकता हूँ -2/1, ये जीरो हटा देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, 1 3 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 3। तो हम सोल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 3। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² से। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x की। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इनको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 6x², 1 5 जा 5x माइनस 3 2 जा 6 अपोन में 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 6x² प्लस में 5x माइनस 6। अब हम ये देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है भैया 6, कांस्टेंट टर्म क्या है भैया -6, क्योंकि विद साइन लेनी है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36, वो भी किसका माइनस का। अब हम 36 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में जाएगा 18 पे, 2 के टेबल में जाएगा 9 पे, 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे।
ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 3 3 1, 2 2 3 3 1, ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम इसकी मिड टर्म देखेंगे क्या है। हमने देखा इसकी जो मिड टर्म है वो है प्लस की 5। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जब मैं प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 5 आना चाहिए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -36 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -36। तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। इन नंबर का यूज करते हुए हमें वो पेयर बनाना है। तो मेरे को दिख रहा है 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो वो नंबर क्या है, 9 और 4। क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5, तो मेरे को प्लस का 9 लेना है, माइनस का 4 लेना है। 9 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा, 5, और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 के साथ तो क्या आएगा, -36। तो मेरा बिल्कुल सही बैठ गया यहाँ पर 9 और 4। वो दो नंबर क्या है बेटा, 9 और 4। 9 को 4 से कर रहा हूँ 36, 9 में से 4 गए तो 5, बिल्कुल सही। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे मैं छोटा 4x है तो उसको लिखूंगा प्लस का 9x माइनस 6। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर क्या करा, 5 को ब्रेक करा 4 में और 9 में। अब आप ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो कॉमन लेने में दिक्कत हो तो ऐसे साइड में लिख लिया करो, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भैया, एक तो x है, एक भैया 2 है। तो 2 के टेबल में 3 कब आता है, सॉरी 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो ये आ जाएगा 3x। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे। तो ये बात बन गई। इस वाले में क्या है, प्लस साइन के साथ उतारो 9x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लो। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 के। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो ये आ गया कॉमन 1/3। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x, ये बच गया 3x माइनस 2। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 3, तो ये हो गया 3x माइनस 2। तो ये दोनों क्या है, सेम। ये दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब हमारा सही है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म में भैया कॉमन है 3x माइनस 2, तो उसको ले लो। 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2x। यहाँ क्या बचा, प्लस का 3, ठीक है। और ये क्या है, 1/3। यही हमारा आंसर है। देखिए जब आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। तो हमारे सामने कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हम ये चेक करते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने इसको चेक करा, x² भी है, x भी है, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, और सभी टर्म सिस्टमैटिक वे में अरेंज भी है। तो इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हमने इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा तो हमने देखा ये तो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम लेना है। देख लेते हैं किस प्रकार करना है हमें ये क्वेश्चन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² माइनस 5x/6 प्लस में 1/12। तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है 1, 6 और 12 का। ले लेते हैं एलसीएम। 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, ये जाएगा 6 पे। दोबारा 2 के टेबल में ये जाएगा 3 पे, अब 3 के टेबल में तो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम आया 12। तो लिख लेते हैं 12। 1 के टेबल में 12 कब आता है, 12 पे, तो 12 इंटू 2x² माइनस 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 पे, 2 इंटू 5x। 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 पे, 1 इंटू 1। तो 12 को 2 से करूँगा तो 24x² माइनस 2 को 5 से करूँगा तो 10x, 1 को 1 से करूँगा तो 1, और ये 1/12 को हम रख देंगे साइड में। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमने देखा 24, तो यहाँ लिखेंगे। फिर हमने देखा कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा 1, ठीक है। 24 को 1 से करा तो क्या आया, 24, वो भी प्लस का। अब हम क्या करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, 12 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 6 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 2 3 और 1, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, हमने देखा -10। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरा -10 आना चाहिए,
जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 24 आना चाहिए। अब वो दो नंबर हम ढूंढेंगे कहाँ से, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर करा है वहाँ से। तो वो दो नंबर क्या होंगे, तो वो दो नंबर होंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो वो दो नंबर क्या है, 4 और 6। क्योंकि अब इन दोनों को हम किसका लेंगे, माइनस का। -4 और -6 करूंगा तो क्या आएगा, -10। तो प्लस माइनस करें, हमारा -10 आना चाहिए, तो मेरा -10 आ गया। और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, प्लस का 24। तो हमें प्लस का 24 ही चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ये सही है। तो इसको लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, 24x² माइनस छोटा क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 4x प्लस में 1। तो आपने देखा कैसे मैंने -10 को ब्रेक किया, स्प्लिट करा -6 और -4 में। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन कहाँ से लेंगे, शुरू की दो टर्म और आखिर की दो टर्म। तो शुरू की दो टर्म क्या है, 24x² माइनस 6x। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 और क्या है x, क्योंकि ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 4 पे, माइनस ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 6x तो हमने कॉमन ही ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, -4x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो हम लेंगे -1। तो ये आ गया 4x माइनस 1। अब हमने देखा ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ से हमने कॉमन लिया था 6x, तो ये बच गया था 4x माइनस 1। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया -1, तो ये बच गया 4x माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में हमने देखा 4x माइनस 1 कॉमन है। जब इस टर्म में से मैंने 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 6x माइनस, इन दोनों टर्म में से मैंने 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, -1 मैंने लिख लिया, और 1/12 ये रहा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। यही हमारा आंसर है बेटा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फ्रैक्शन भी है प्लस रूट भी है। देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। x² प्लस 3/2 √5x माइनस 5। तो कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और हमसे बोला जाता है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करो, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चेक कर लेते हैं, इसमें x² भी है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, और ये सभी टर्म सिस्टमैटिक वे में अरेंज भी है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं, एलसीएम से। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करना है। तो ये x² है, तो लिख सकता हूँ x² अपॉन में 1 प्लस में इसको लिख सकता हूँ 3√5x अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन में 1। तो जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेंगे, जैसे कि क्या है 1 2 1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। तो एलसीएम आ गया इनका 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2 को x² से करूँगा तो 2x², 1 को करूँगा तो 3√5x, इसको करूँगा तो -10। जो ये 1/2 में 2 है, इसको मैं साइड में ऐसे लिख दूंगा। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² देखो क्या है 2 मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म देखो क्या है -10। तो 2 को जब -10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -20। अब 20 के प्राइम फैक्टर करो, तो कर लेते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 10 पे, फिर दोबारा 2 के टेबल में जाएगा 5 पे, फिर 5 पे जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आके 2 2 5 1। अब हमें देखनी है इसके अंदर मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा इसके अंदर जो मिडिल टर्म है वो है +3√5। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, हमें नंबर का ऐसा पेयर ढूंढना है जब हम उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारा आना चाहिए +3√5, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए -20।
तो वो नंबर क्या है? सबसे पहले हमें ये भी देखना होता है कि मिडल टर्म के अंदर रूट कहाँ पर है, रूट किस नंबर पे है। तो हमने देखा 5 पे, तो यहाँ पर हम 5 को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, मतलब ऐसे लिख देंगे इसको 2 बार √5 इंटू √5। क्यों? जब मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5। इनको ऐसे ही लिख लो, 2, 2 और 1। अब हमें इन 5 नंबर को यूज करते हुए ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -20 आ जाए, प्लस माइनस करूँ तो प्लस का 3√5 आ जाए। तो वो नंबर क्या है? तो देख लेते हैं वो नंबर क्या है। 2 2 जा 4, एक लिख लेते हैं 4√5 और एक रख लेते हैं 1√5। मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 आ रहा है, तो इसको लूंगा माइनस का, इसको लूंगा प्लस का। तो बिल्कुल सही है। अब आप करके देख लो, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 3√5। 4 बड़ा होता है तो प्लस का, 4√5 को 1√5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, √5 को मल्टीप्लाई करूंगा √5 के साथ, 4 1 जा 4, √5 को √5 से करूंगा तो 5, 4 5 जा 20। तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का ध्यान रखना वैसे। तो -20 आ गया। तो वो हमारे दो नंबर कौन से आए बेटा, 4√5 और 1√5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2, 2x² ऐसे ही आएगा। अब देखेंगे इनमें छोटा क्या है, 1√5, उसको लिख लेते हैं। जो बड़े वाला है उसको बाद में लिखते हैं, 4√5x - 10। अब देखो 3√5 के हमने 3√5 को हमने दो नंबर में डिवाइड किया, एक नंबर है 1√5, एक है 4√5। अब यहाँ पर कॉमन लेने का गेम शुरू होगा। अब इसका कॉमन आप अलग से भी ले सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अलग से ही ले लेना, जैसे कि 2x² माइनस 1√5x है। पता है ना, शुरू के दो नंबर में से और आखिर के दो नंबर में से कॉमन लेते हैं। शुरू की दो टर्म में से और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो शुरू की दो टर्म, यदि इनमें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, भैया हमें तो सिर्फ x नजर आ रहा है, तो क्या बच गया, 2x माइनस √5। ठीक है, अब दूसरे वाला देखते हैं। दूसरा है 4√5x माइनस 10, साइन के साथ उतारते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, भैया हमें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो मैंने कहा 2 ले लो, फिर आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2√5x माइनस 5। तो मैंने कहा भाई ये दोनों तो सेम नहीं है, हमें तो ये दोनों क्या चाहिए होते हैं, सेम। ये तो सेम नहीं है, अटक गया। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। हमें ये बात अच्छे से पता है, जब मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, भैया अब इन दोनों टर्म में √5 कॉमन है, तो ले लो बाहर √5 को। तो √5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 2। यहाँ से √5 एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √5। अब ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, इसका मतलब हमारा सही है। अब इसको लिख दो, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, x, तो ये हो गया 2x माइनस √5। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया, 2√5, अंदर क्या बच गया, 2x माइनस √5। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया है, प्लस आपको यहाँ पर कॉमन लेना भी समझ आ गया होगा। जो शुरू की दो टर्म थी उसका कॉमन ये रहा, जो आखिर की दो टर्म थी उनका कॉमन ये रहा। देखिए बहुत सारे बच्चों को अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने इसकी पहले ही 10 क्वेश्चन करवा दिया आपको इसलिए। तो आप उन वीडियो को अच्छे से देखना, आपको भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन करने आ जाएंगे।